आज हम चैप्टर करेंगे कलोनियलिज्म, रूरल एंड ट्राइबल सोसाइटी। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको इससे पहले वाला चैप्टर कराया था जिसमें हमने ये किया था कि कैसे अंग्रेज़ों ने धीरे 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 ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश पर पूरा कब्जा कर लिया। ठीक है। जब उनका पूरा अंग्रेज़ों का हमारे देश पर पूरा कब्जा हो गया तो उन्होंने अब क्या किया, अब ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करने की कोशिश की। ठीक है। और इस वर्ड का मतलब क्या है, कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या है, पहले तो हम ये जानेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब है द प्रैक्टिस बाय विच ए पावरफुल कंट्री कंट्रोल अनदर कंट्री और कंट्रीज इन ऑर्डर टू बिकम रिचर। ये एक ऐसी चीज़ है। ठीक है। ये एक ऐसा वर्ड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई जब एक पावरफुल कंट्री दूसरी पावरफुल मतलब एक पावरफुल कंट्री जब दूसरी कंट्री पर, जो कमज़ोर सी कंट्री है, उस पर जब अधिकार कर लेती है, ठीक है, तो क्या करती है वो, कब्जा क्यों करती है, कंट्रोल क्यों करती है उसके ऊपर, क्या, रिचर बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए वो उस पर क्या कर लेती है, भी एक तरह से कब्जा कर लेती है। ठीक है। उसी को ही क्या बोलेंगे हम, कलोनियलिज्म बोलेंगे। ठीक है। इससे पहले हमने आप देखोगे चैनल पे मैथ के काफ़ी चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, हिंदी के और साइंस के। ठीक है। अगर आप उनको देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर लिया करो, और प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको आसानी से सारे चैप्टर मिल जाएंगे। ठीक है। और कई बच्चों को प्लेलिस्ट चेक करनी नहीं आती, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ कि प्लेलिस्ट चेक कैसे करते हैं। ठीक है। दो तीन तरीक़ों से हो सकती है चेक, मैं एक ईजी सा तरीका बताता हूँ। जैसे आप यूट्यूब खोलोगे तो सर्च बार में आपने लिखना है एजू मैग्नेट, EDUMAGNET। ठीक है। ये लिख दिया और बिना स्पेस दिए लिखना। जैसे ही आप बिना स्पेस दिए ये एजू मैग्नेट लिखोगे यूट्यूब के सर्च बार में, ठीक है, आपको क्या आ जाएगा भाई, चैनल आ जाएगा, एकदम से एजू मैग्नेट चैनल आ जाएगा। फिर उस पर आप कर दो टैप। जैसे ही उस पर टैप करोगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा भाई, वीडियोज़, प्लेलिस्ट। ठीक है। ये होम, ये वीडियो आ जाएगा, ये प्लेलिस्ट आ जाएगी। ठीक है। अगर वीडियो पे आप टैप करोगे तो चैनल पे जितने भी वीडियो अब तक अपलोड हुए हैं वो दिख जाएंगे, और अगर प्लेलिस्ट पे टैप करोगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी सा तरीका है। बस आपने सर्च बार में क्या टाइप करना है, एजू मैग्नेट, बिना स्पेस दिए टैप करो, आपको टाइप करो, आपको एकदम से ये मिल जाएगा भाई, होम ये दिखेगा। जब चैनल खोलोगे तो होम आएगा, वीडियो आएगा, प्लेलिस्ट आएगा। वीडियो खोलोगे तो सारे वीडियोस मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट खोलोगे तो सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। और एक और टैब होता है, उसको बोलते हैं कम्युनिटी। ठीक है। क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। कम्युनिटी खोलोगे तो जो भी उसमें मैसेज हमने डाला होगा वो आपको दिख जाएगा। ठीक है। तो ऐसे प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो हम करते हैं चैप्टर को। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है कलोनियलिज्म, क्या होता है कि भाई एक पावरफुल कंट्री का दूसरी कंट्री पे कब्जा कर लेना और उसका फिर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना अमीर बनने के लिए। एक तरह से आप यूँ कह सकते हो कि भाई उसको एक तरह से दूसरी कंट्री को लूट लेना। ठीक है। आप देखो क्या भाई, जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे अधिकार कर लिया, ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने क्या बनाई भाई, सेना भी थी, सेना भी चाहिए। ठीक है। सेना का खर्चा भी उठाना था, और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या भाई, इंडिया का फ़ायदा उठाना था, अमीर बनना था। इसके लिए उन्होंने कुछ पॉलिसी बनाई। ठीक है। पॉलिसी पहले बनाई उन्होंने कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए पॉलिसी बनाई। ठीक है। और उस पॉलिसी का बहुत ही बुरा प्रभाव हमारे किसानों के ऊपर पड़ा। हमारे जो देश के किसान थे वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गए, कईयों की ज़मीनें छिन गई। ठीक है। अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई क्या इम्पैक्ट पड़ा एग्रेरियन का मतलब एग्रीकल्चर पर, यानी कि कृषि पर, हमारे देश की खेती बाड़ी पर क्या प्रभाव पड़ा इस नीति का। ठीक है। जो कॉलोनियल नीति थी उसका क्या, पॉलिसी का क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला पॉइंट है, देखो अब इसको पढ़ते हैं हम डिटेल में। बिफोर द एडवेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में नहीं थी, द रूरल लाइफ का मतलब जो हमारे गाँव की जो जिंदगी थी इन इंडिया वाज सिंपल एंड सेल्फ सफिशेंट। बिल्कुल ही सिंपल लोग थे और सेल्फ सफिशेंट थे, उनका अपने आप गुजारा चल जाता था खेती बाड़ी करके। ठीक है। आपस में एक दूसरे के साथ उनका गुजारा चल जाता था। अब जब ब्रिटिश आए
ब्रिटिश ब्रॉड मैनी चेंजेस इन फील्ड ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है, क्योंकि भारत में अधिकतर लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी ही करते थे, तो लैंड रेवेन्यू यानी कि जो जमीन पे जो टैक्स होता था, टैक्स देना पड़ता था जो किसानों को, ठीक है, उसको उसने अंग्रेजों ने बिल्कुल ही बदल दिया, नया सिस्टम ले आए, ठीक है, एग्रीकल्चर ट्रेड इंडस्ट्री एंड टू गार्ड देयर ओन इंटरेस्ट, ठीक है। आप क्यों ऐसा क्यों लाए, उनको अपना इंटरेस्ट पूरा करना था, उनको अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना था, इसलिए उन्होंने ये सारी नीतियां बदल दी एग्रीकल्चर की, ट्रेड की, इंडस्ट्री की, ठीक है। अब देखो क्या किया उन्होंने, लैंड रेवेन्यू बिकम द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर कंपनी। जो लैंड रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब जो टैक्स मिलता था, जो जमीन से किसानों से टैक्स मिलता था, वो कंपनी के लिए सबसे बड़ा सोर्स बन गया इनकम का, ठीक है। तो उसने भाई किसानों को ये नीति बना के लूटना शुरू कर दिया। लेट अस स्टडी इन ब्रीफ अबाउट द दीज रेवेन्यू सिस्टम, कौन कौन से वो रेवेन्यू सिस्टम लेकर आए थे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला सिस्टम है भाई जमींदारी सिस्टम। ये तो आपको पता होगा कि अभी तक भी मतलब जो लोगों को क्या बोला, जिसके पास बहुत सारी ज़मीन होती है उसको क्या बोलते हैं, जमींदार बोलते हैं। इसको द परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम भी कहते हैं। अब क्या था इस सिस्टम में, देखो जमींदारी सिस्टम वाज मेड ए हेरिडिटरी राइट टू द जमींदार अंडर द परमानेंट सेटलमेंट, इसको परमानेंट सेटलमेंट और द जमींदारी बंदोबस्त इन 1783 में ये अंग्रेज लेके आए थे। अब ये इस सिस्टम में क्या था, इस सिस्टम में जमींदार बना दिया जाता था और जमींदार ही उसका हेरिडिटरी राइट होता था, यानी कि पहले जमींदार पे उस जमीन का मतलब अधिकार होगा, फिर उसके बच्चों का होगा, फिर उसके बच्चों का होगा, इसको बोलते हैं हेरिडिटरी राइट, ठीक है। और ये आया था 1783 में, इसका नाम जमींदारी बंदोबस्त भी है, परमानेंट सेटलमेंट भी है। इसमें क्या था, जमींदारों को क्या बना दिया गया, ओनर बना दिया गया लैंड का, ठीक है, कि भाई ये तुम्हारे पास इतनी सारी जमीन होगी। अब उन्होंने क्या करना था, जमींदारों ने क्या करना था, जो टैक्स इकट्ठा करना था, 89% जो रेवेन्यू था, 89% वो तो ले लेती थी सरकार, अंग्रेजों की सरकार ले लेती थी, और 11% किसको मिलता था, 11% मिलता था किसको, जमींदार को मिलता था, ठीक है। अब इसमें कौन मारा जाएगा, बेचारा किसान मारा जाएगा, ठीक है। जो किसान टैक्स देता था, और टैक्स बहुत ज़्यादा होता था, जो किसान टैक्स देता था उसका 89% तो अंग्रेज रख लेते थे और 11% रख देते थे जमींदार, ठीक है। अब राजा और तालुकादार कार्ड, ठीक है, ये सिस्टम बन गया भाई, राजा होता था, राजा के नीचे तालुकादार होता था, ठीक है, इस तरह का एक सिस्टम बन गया, ठीक है। जमींदार हैड पावर, और जमींदार के पास पावर थी कि किसी भी कल्टीवेटर यानी किसी भी किसान को उसकी जमीन से बेदखल कर दे, यानी कि अगर किसान ने टैक्स नहीं दे पाया वो अगर, तो उसको जमीन से वहां से वो उसको भगा सकता था, उसको हटा सकता था वहां से। ये अधिकार भी जमींदार को मिल गया। दे यूज्ड ऑप्रेसिव मेथड, और बहुत ही ज़बरदस्ती वाला वो मेथड यूज़ करते थे, अगर कोई नहीं दे पाता था उसके साथ मार कुटाई, गुंडागर्दी, ठीक है, ऐसा करते थे। और क्या, टैक्स इकट्ठा करने के लिए। द पेजेंट्स, पेजेंट्स का मतलब किसान, वर कंपेल्ड टू टेक लोन। अब मान लो मौसम ख़राब हो गया या कुछ ऐसी होगी, उनकी फसल अच्छी नहीं हो पाई, ठीक है, बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, तो अब उन किसानों को टैक्स देने के लिए क्या लेना पड़ता था, लोन लेना पड़ता था मनी लेंडर से। मनी लेंडर क्या होता है, जो पैसे को ब्याज पे देते हैं, ठीक है, सेठ लोगों से उनको पैसा लेना पड़ गया। और टू पे अनपेड रेंट, अब उनका पैसा ऐसे एक बारी उधार लेना शुरू कर दिया तो उनका ब्याज बढ़ता चला जाएगा, और वो बेचारे ब्याज नहीं दे पाते थे, उसका पैसा नहीं लौटा पाते थे, तो उनकी लाइफ बहुत ही खराब, मिजरेबल हो गई, एकदम ही गरीब हो गए बेचारे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिला, सबसे ज़्यादा फायदा मिला किसको, जमींदारों को मिला, ठीक है। जमींदार और अंग्रेजों की तो उनको तो बिल्कुल ही मजा आ गया, और बेचारे किसान वो दबते चले गए। कई किसानों की तो इस चक्कर में जमीनें ही छूट गई क्योंकि वो टैक्स ही नहीं दे पाए, ठीक है। तो ये था जमींदारी सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद आया रैयतवारी सिस्टम। ये कहाँ पे लागू हुआ, इंट्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया, ये दक्षिण भारत में यानी कि साउथ इंडिया में लागू हुआ, और थॉमस मुनरो ने इसको 1820 में लागू किया, 1820 में, ठीक है। ये याद कर लेना कहाँ हुआ, साउथ इंडिया में, और थॉमस मुनरो ने इसको, अंग्रेज था ये, 1890 में इसको लागू किया। और बाद में लेटर बॉम्बे एरिया और बॉम्बे के आसपास का जो एरिया था उस पर भी ये लागू किया गया। डायरेक्ट सेटलमेंट, इसको क्या बोलते हैं, इसका एक नाम डायरेक्ट सेटलमेंट भी है। कैसे, ये क्या होता था, बिटवीन गवर्नमेंट एंड रोहित, रोहित का मतलब क्या हो गया, कल्टीवेटर, किसान। इसमें क्या होता था, सीधा सरकार, सीधी अंग्रेजी सरकार
किसानों से, अब इसमें कोई जमींदार नहीं था बीच में, सीधी अंग्रेजी सरकार किसानों से टैक्स वसूल करती थी जमीन का। और रेवेन्यू डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम कल्टिवेटर एंड वेरी हाई, और वो जो रेवेन्यू होता था वो बहुत ही हाई होता था, बहुत ही ज़्यादा होता था टैक्स वो, ठीक है। तो इससे भी किसानों की हालत बहुत ही ख़राब हो गई। इसको बोलते हैं रॉयत वेरी सिस्टम, और ये कहाँ पे लागू हुआ था? साउथ इंडिया में, ठीक है। और अंग्रेजों को इससे कोई मतलब नहीं था कि किसान की फसल खराब हो गई या कुछ भी ऐसे उसकी फसल नहीं हो पाई अच्छे से, उन्होंने तो टैक्स लेना ही लेना था, ठीक है। तो अब फिर वही सिस्टम कि भाई किसानों को क्या लेना पड़ता था? किसी से उधार लेना पड़ता था टैक्स देने के लिए, फिर वो उधार चुका नहीं पाते थे, ऐसे धीरे धीरे वो गरीब होते चले गए, ठीक है। उसके बाद एक नया सिस्टम और लागू किया, महलवारी सिस्टम, ठीक है। कौन सा सिस्टम? महलवारी सिस्टम। महल हिंदी का वर्ड है ये महल, ठीक है। महल बना के, अब देखो क्या मतलब है यहाँ पे महल का, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ, ये क्या, जमींदारी सिस्टम जैसा ही सिस्टम था, उसको ही जमींदारी सिस्टम को ही थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करके, थोड़ा सा उसमें बदलाव करके, ठीक है, होल्ट मैकेंजी ने इसको 1822 में लागू किया, ठीक है। कैसा सिस्टम था ये? जमींदारी सिस्टम में ही कुछ बदलाव करके नया सिस्टम बना दिया। और यहाँ ये कहाँ पे हुआ भाई? गंगा के मैदान के आसपास के जो क्षेत्र थे, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और सेंट्रल इंडिया, बिल्कुल मध्य भारत, मध्य प्रदेश वगैरह और पंजाब में लागू किया गया। अब कोलेक्टिव सेटलमेंट वाज मेड विद ए ग्रुप ऑफ विलेज कॉल्ड महल। अब क्या किया भाई अंग्रेजों ने? कई सारे गांव थे, जैसे मान लो 10-12 गांव ले लिए, और 10-12 गांव मिला के उसको नाम दे दिया अंग्रेजों ने महल। क्या है ये? एक महल, उसको एक महल का नाम दे दिया। और अब उस महल की जिम्मेवारी थी, उन 10-12 गांवों की जिम्मेवारी थी कि टैक्स इकट्ठा करके अंग्रेजी सरकार को दे, ठीक है। तो यही था महलवारी सिस्टम। विलेज वर ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। जो मतलब जो विलेज की ज्वाइंट, जो जितने भी विलेज थे, मतलब जिसको महल कह दिया उन्होंने, 10-12 या 15-20 जितने भी थे, अब उन्होंने क्या करना था? वो रिस्पॉन्सिबल थे, उन्होंने टैक्स इकट्ठा करके अंग्रेजों को देना था। ये सिस्टम था ये, ठीक है। अब इससे भाई किसान, मतलब इससे भी किसानों पे बहुत हालत इनकी ख़राब हो गई। और फिर बाद में जो किसानों ने इसके खिलाफ क्या किया भाई? विद्रोह भी किया। 1830 से 1840 के बीच में अंग्रेजों के वो खिलाफ भी हो गए। तो ये था महलवारी सिस्टम, ठीक है। अब आगे क्या हुआ भाई? ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप, ठीक है। अभी हमने सिस्टम पढ़ लिए, अब हम ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप। अब इस ऐसा मतलब अंग्रेजों ने क्या किया भाई? अब कमर्शियल क्रॉप लगवानी शुरू कर दी अंग्रेजों से, ठीक है। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट भी हम इसके साथ ही कर लेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है और आपने ये वीडियो को पूरा देखना है। जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगा, उसी के पीछे एंड स्क्रीन पे आपको क्या मिल जाएगा भाई? सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा। या प्लेलिस्ट चेक कर लेना, या आप जैसे ये वीडियो ख़त्म होगा उसके पीछे आपको ये नेक्स्ट वीडियो, इसका जो सेकंड पार्ट है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब कमर्शियल क्रॉप क्या होती हैं? एक तो दूसरी क्रॉप होगी जैसे गेहूँ, चावल, ठीक है, जो खाने वगैरह के लिए हम उगाते हैं, ठीक है। और कमर्शियल क्रॉप होगी जैसे कि एकदम से जो बिक जाएं, जैसे कि टी है, चाय है। चाय एक क्या है? कमर्शियल क्रॉप है, ठीक है। या गन्ना है, गन्ने से चीनी बनती है, ये भी एक कमर्शियल क्रॉप है, ठीक है। ओपियम है, अफीम है, इंडिगो है, ठीक है। ये सारी और क्या है? कमर्शियल क्रॉप है। अब अंग्रेजों ने किसानों को कमर्शियल क्रॉप लगाने के लिए मजबूर किया। कैसे किया? आप देखो, द कंपनी फोर्स द फार्मर टू ग्रो कैश क्रॉप लाइक इंडिगो, कॉटन, ओपियम, पेपर, टी, शुगर केन, ठीक है। इंडिगो का तो आपको पता है ये क्या है? एक नेचुरल डाई है, कपड़े को रंगने के लिए इसका यूज़ होता था। और कॉटन आपको पता ही क्या होती है? ओपियम क्या होती है? अफीम होती है, जिससे नशा होता है, ठीक है। पेपर क्या होती है? काली मिर्च होती है, ठीक है। ये लगाने के लिए फोर्स कर दिया, क्योंकि इसमें अंग्रेजों को क्या था? ज़्यादा फायदा था, ठीक है। उन्होंने ज़बरदस्ती, अब क्या भाई, अंग्रेज क्या करते थे भाई? किसानों से बहुत ही कम दाम पर खरीद लेते थे ये सब चीज़ें, और यूरोप में जाकर इन्हीं चीज़ों को हाई रेट पे बेच देते थे। तो अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा फायदा होता था, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने किसानों को मजबूर किया कि आप ये फसलें बो, ठीक है। एंड कंपेल्ड देम टू रेज सिल्क वर्म, और सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क, ठीक है। भारत में सिल्क भी
सिल्क को पैदा करने के लिए, सिल्क आपको पता है ना, सिल्क से क्या बनता है, कपड़ा बनता है, सिल्की कपड़ा, ठीक है। उसको भी करने के लिए सिल्क वर्म पालो भाई, ठीक है। सिल्क वर्म का उत्पादन करो, रो सिल्क का उत्पादन करो, उसके लिए भी किसानों को मजबूर किया गया, ठीक है। क्योंकि इसका भी बहुत हाई रेट मिल जाता था। किसको मिल जाता था? अंग्रेजों को, जब वो यूरोप में जाके बेचते थे इसको। वांटेड टू स्मगल एंड सेल ओपियम टू चाइना, ठीक है। और जो अंग्रेज थे वो क्या करना चाहते थे? स्मगलिंग करते थे, किसकी? और बेचना चाहते थे ओपियम को, अफीम को, ठीक है। अफीम की बहुत बड़ी मांग थी चीन में, और चीन को बेचकर वो पैसा कमाना चाहते थे। दे फोर्स टू कल्टिवेट इंडिगो प्लांट टू एक्सट्रैक्ट ब्लू डाई, और उन्होंने इंडिगो, नील के, इंडिगो इसको बोलते हैं हिंदी में नील, नील के पौधे लगाने के लिए कहा, ठीक है। किसको? किसानों को, कि भाई उससे क्या मिल जाए, उनको डाई मिल जाए, और डाई का यूज़ वो किस में करें? कपड़ों में करें, कपड़ों को रंगने में। फार्मर लेड मिजरेबल लाइफ, और इससे किसानों की जो लाइफ थी वो थी मिजरेबल हो गई, क्योंकि किसानों को इन फसलों का अंग्रेज सही दाम नहीं देते थे। बहुत ही ज़्यादा सस्ते में वो उसको खरीद लेते थे और हाई रेट में जाके बेच देते थे। शुगर केन डिमांड होगी भाई, शुगर की डिमांड हो गई, ठीक है। शुगर की डिमांड हुई जब यूरोप में, तो किसानों को गन्ना लगाने के लिए कहा गया, फोर्स टू प्रोड्यूस शुगर केन जूस फॉर शुगर फैक्ट्रीज, ठीक है। तो किन किन जगह पे किसानों को मजबूर किया गया? ओपियम लगाने के लिए कहाँ मजबूर किया गया? बंगाल, बिहार और पंजाब। इंडिगो बिहार और बंगाल में। कॉटन कहाँ लगाने के लिए मजबूर किया गया? गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी। और टी, चाय लगाने के लिए आसाम, वेस्ट बंगाल, साउथ इंडिया। और पेपर यानी कि काली मिर्च, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, ठीक है। शुगर केन कहाँ? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। क्यों किया गया मजबूर? मैंने आपको बता दिया कि वो किसानों से सस्ते दाम पे खरीद लेते थे, और बाहर जाकर यानी कि अपने देश या यूरोप में जाकर हाई रेट पर बेच देते थे, और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होता था। अब आ गया भाई कंडीशन ऑफ फार्मर्स। कंडीशन ऑफ फार्मर्स, अब किसानों की हालत होगी इससे बहुत ही ज़्यादा खराब। दे वर सफरिंग ए लाइफ ऑफ मिजरी, पॉवर्टी एंड फ्रस्ट्रेशन, बहुत ही वो बेचारे गरीब होते गए इस नीति से, इस पॉलिसी से। हु फेल टू पे द लैंड रेवेन्यू, जो बेचारे टैक्स नहीं दे पाते थे, उन्होंने अपनी ज़मीन खो दी, ठीक है। उनसे ज़मीन छीन ली गई, एंड बिकेम लैंडलेस लेबर, और वो ज़मीन बिना ज़मीन के हो गए, और वो क्या, उन्होंने मजदूरी करनी शुरू कर दी। जब मजदूरी करनी शुरू कर दी तो उनकी हालत और भी ख़राब हो गई। पहले क्या थे भाई, अंग्रेज़ों से पहले क्या था कि भाई किसान अपने आप ही फसल बो लेते थे, उनका गुजारा चल जाता था। मगर अब इनकी इतनी हालत ख़राब हो गई कि उनको अब उनकी ज़मीनें छिन गई, और उनको मजदूरी करनी शुरू कर दी, उन्होंने मजदूरी करनी। दे वर फोर्स टू वर्क एट वेरी लो वेजेस, ठीक है। अब उनको मजदूरी में भी देखो, मजदूरी में भी उनका शोषण हुआ। उनको जब मजदूरी करते थे तो उनको बहुत ही लो वेजेस, बहुत ही दिहाड़ी उनको क्या मिलती थी? कम मिलती थी, बहुत ही मजदूरी के पैसे कम मिलते थे, ठीक है। अब जब किसान बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो गए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए, तो उन्होंने रिवोल्ट किया। रिवोल्ट का मतलब अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, वो विद्रोह किया उन्होंने, ठीक है। तो विद्रोह के क्या कारण थे आपको पता ही लग गया कि भाई लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, जो ज़मीन का जो लैंड रेवेन्यू से सेटलमेंट था वो बहुत ही ख़राब था। उसके कारण किसान अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन, ठीक है, स्पेशली ऑफ रूरल मासेस, और जो गांव के लोगों के साथ बहुत ही क्या किया गया है भाई, इकोनॉमिक, उनको पैसों के उसमें क्या कर दिया गया, बहुत ही गरीब कर दिया गया, ठीक है। और उनसे क्या करते थे भाई, वो बहुत ही सस्ते में माल खरीद लेते थे, ठीक है, और हाई रेट पे बेचते थे। लॉन्ग स्टैंडिंग लोन, और बेचारे लोन किसानों पे क्या चढ़ गया, उधार चढ़ गया, ठीक है, और वो नहीं दे पाए उधारी, इसके खिलाफ भी वो हो गए। और एविक्शन ऑफ पेजेंट्स, किसानों को उनकी ज़मीन से क्या कर दिया गया, बेदखल कर दिया गया, क्योंकि वो क्या नहीं कर पाए थे, वो जो टैक्स था वो नहीं दे पाए थे, इसके कारण भी वो खिलाफ हो गए अंग्रेजों के, कौन, किसान। दे कॉज रिजल्ट इन, और इसके कारण क्या हुआ भाई, बहुत सारे रिवोल्ट हुए। रिवोल्ट का मतलब बहुत सारे वो विद्रोह हुए, ठीक है। और 1930 में, उनमें से कुछ ही हैं, 1930 में क्या बना भाई, किसान सभा भी बनी किसानों के लिए, ठीक है। अब थोड़े से मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से रिवोल्ट हुए, मुख्य रिवोल्ट, बाकी आप अपनी बुक में पढ़ लेना। बंगाल में
1859 में ब्लू रेबल के नाम से कि भाई हम क्या नहीं लगाएंगे, इंडिगो नहीं लगाएंगे। किसानों ने मना कर दिया क्योंकि किसानों को इससे कुछ भी फायदा नहीं होता था। वो अंग्रेज लोग बहुत ही कम दाम पर उनसे खरीद लेते थे। साउथ इंडिया में हुआ, साउथ इंडिया में भी 1860 से 1870 तक रिवोल्ट चला। डेक्कन में भी हुआ 1875 में, बिहार में 1860 में हुआ, ये भी क्या भाई इंडिगो के खिलाफ हुआ था। और 1927 में बारडोली में हुआ। ठीक है, ये मुख्य मुख्य मैंने आपको करा दिए, बाकी आप बुक में से पढ़ लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट भी इसको देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।